नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सेरा पे। ये है क्लास 6 का चैप्टर 3 ज्योग्राफी। इससे पहले चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी और चैप्टर 2 है हमारा क्या जो हमने करा रखा है, तो वो है ग्लोब। ठीक है, चैप्टर 2 ग्लोब। और ये चैप्टर 3 है और अभी टाइम कम है तो मैं पीडीएफ नहीं बना पा रही स्पेशल पॉइंट की। तो आप लोग चैप्टर को रीड करना और बुक सामने रखते हुए पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी कोशिश करना नोट करने की। मैं चैप्टर 1 और 2 की समरी इसमें बता देती हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 में इवन मैंने 20 या 30 पॉइंट निकाला था या 40 पॉइंट्स, मुझे उतना याद नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। इसमें थोड़ा सा रिवीजन, कुछ मेन पॉइंट है मैं बोल देती हूँ। आप लोग वीडियो को देखते हुए पेन पेंसिल हाथ में रख लेना, एक कॉपी को रख लेना, जिससे मैं जितनी भी समरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोलूँ आप उसे नोट कर लो। ठीक है, सबसे पहला उसमें आया था क्या था हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। क्लास 6 है और चैप्टर 1 था हमारा क्या सौर मंडल में पृथ्वी, जिसमें मैंने पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है महीने में उसकी चर्चा की थी। और उसके बाद क्या है, पूर्ण चंद्रमा को कब कहते हैं, पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं और अमावस्या को नए चंद्रमा की रात कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जैसे तारा। ठीक है, और तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर भी एक नक्षत्र मंडल ही है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक है, जिसे हम अच्छे से पहचान जाते हैं। सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह, यह किसका भाग है, तो अर्सा मेजर का एक भाग है। इस तरीके से था, और कुछ उसमें आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। ऐसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड आते हैं, जिन्हें हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखने का कार्य करता है। और थोड़ा सा और मैं बता दूं, एक और चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये सभी जो 8 ग्रह है एक निश्चित पथ पर चलते हैं। किस पे चलते हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये रास्ता कैसा होता है, तो दीर्घवृत्ताकार रास्ता होता है, जिसे हम लोग कक्षा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा, आप देखते हैं चैप्टर 2 का कुछ पॉइंट को देख लेते हैं ग्लोब के बारे में, क्योंकि हमें चैप्टर 3 भी कंप्लीट करनी है। तो इसमें चैप्टर 1 में कुछ और भी था, 1-2 था क्या। पहले प्लूटो को भी ग्रह कहा जाता था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है और इसे बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। इसके साथ साथ 2003 UB 313 एवं सीरस को भी बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। और उसके बाद है हमारा चंद्रमा की पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है, 3,84,000 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, भारत की कुछ कृत्रिम उपग्रह है। सैटेलाइट जो है 2 तरह से होते हैं, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है, जिसमें इनसेट, इडोसेट, IRS कैसे है, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। और मैं बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे आप अच्छे से नोटिस करना, इसमें भूलना मत कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी चक्कर को पूरा कर लेता है। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट में थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ, जिससे आप लोग को एक साथ सारी चीज़ कंप्लीट हो जाए। असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग है। ये आप ये नहीं सोचोगे कि ये क्षुद्र ग्रह क्या है, अलग से आया चाहे कुछ भी, ये क्या है, ग्रह का ही एक भाग है। ठीक है, जिसका निर्माण कैसे होता है, तो ग्रहों के टूटने से होता है। याद रखेंगे, क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे होता है, तो ग्रहों के टूटने से होता है। सूर्य के चारों ओर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो उल्का पिंड कहते हैं। और आप देखिए सीटेट में क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, मेरे सामने क्वेश्चन भी है, मैं क्वेश्चन खोलती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन ले लीजिए, इवन ये दिसंबर 2014 का ये सेट है, जिसमें एक क्वेश्चन मेरे सामने आया है
एसएसटी का ही है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भारत में ये आपका तो सिविक्स से क्वेश्चन है, लेकिन आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। भारत में असमानता के मुख्य कारण क्या है? भारत में असमानता के मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो सिविक्स का मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। अब आप ज्योग्राफी पे लौट आओ, क्योंकि बीच बीच में इस तरह से क्वेश्चन पूछने से आप लोग रिकॉल करोगे और करोगे इसे। तो देखिए, ये चीज़ हो गया हमारा। अब थोड़ा सा ग्लोब के बारे में देख लेते हैं। ग्लोब हम लोगों ने देखा है सब कोई, और यहाँ भी हम लोगों ने ग्लोब को पढ़ा भी है पिछले चैप्टर में, वहाँ पे फिगर भी थी, मैंने चैप्टर के साथ पढ़ाया था। थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। ग्लोब पृथ्वी पर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्या है, थोड़ी चिपटी है। ग्लोब को देखिए तो ऊपर और नीचे, यानी ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे में दक्षिणी ध्रुव होता है, जो क्या थोड़ी सी चिपटी है, और मध्य में थोड़ी सी क्या है, उभरी हुई है। इसी गुण के कारण इसे भू-आव कहते हैं, भू-आव कहते हैं। ठीक है, ग्लोब के मध्य भाग में किसी देश, महाद्वीप तथा महासागरों की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। एक सुई ग्लोब से झुकी हुई अवस्था में दिखती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरह से घूमती है, तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज कैसे होता है, तो पूरब से पश्चिम, और एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूरब होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, घूर्णन करती है पृथ्वी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा। अरुण, शुक्र, यूरेनस, दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो विषुववृत्त रेखा है। ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्लोब पर जितनी भी रेखाएं होती है सब क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। और विषुववृत्त के समान जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा, और उसे ही अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है बताइए आप लोग, 180 होती है। ठीक है, और देशांतर कितनी होती है, 360 होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अपने अक्ष से केंद्रीय सतह के साथ कितना कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। थोड़ा सा उसका और पॉइंट मैं आप लोग को रिवीजन करा देती हूँ। जैसे दक्षिणी कर्क रेखा 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहा जाता है, यानी दक्षिण। किसी भी ग्लोब को देखेंगे, बुक को ले ले सामने, और ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। जो नीचे की ओर आप आएंगे, विषुववृत्त रेखा से जब आगे बढ़ोगे तो नीचे की तरफ, तो वहाँ पे 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहा जाता है, और ऊपर जब उत्तर की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच सूर्य का सीधा किरण पड़ता है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ग्रीनविच, जहाँ राजकीय ब्रिटिश वेधशाला से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जिसे प्रमुख या मृत्यु रेखा भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इस लाइन को मैं रिपीट कर रही हूँ, आप इसको देखना, सुनते हुए नोट कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रीनविच, जहाँ राजकीय ब्रिटिश वेधशाला से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जिसे प्रमुख या मृत्यु रेखा कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखा एवं देशांश रेखा के द्वारा जो ग्रिड का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो बॉक्स बनता है, एक रेखा ऊपर से होता है और एक रेखा नीचे गुजरती है, इस तरह बॉक्स बनता है, उसे ग्रिड कहते हैं। ठीक है, भारत का मानक रेखा समय क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये कहाँ से होकर गुजरता है, कैसे निकाला गया है, तो ये भारत का मानक रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, यानी मी से क्या हो गया, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पंजाब, र से राजस्थान, उसके बाद क्या है मित्र पर गमछा, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, रा से आर से राजस्थान। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब रूस के पास कितने मानक रेखा समय को निर्धारित किया गया, तो 11 है, याद रखेंगे। रूस सबसे ज़्यादा, रूस के पास अपना समय है और 11 तरह से टाइम अपने देश में संचालित कर सकता है। भारत के पास एक ही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या कहा गया है, तो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति, तीनों जब घूमती है, ठीक है, जब घूर्णन करती है, घूमती है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, समय को माप सकते हैं। वे स्थान जो ग्रीनिच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होता है। और कितना समय आगे रहता है, तो 5.5 घंटा। भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे। ये मैं जब ग्लोब बोर्ड पे पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को मैं बता दूंगी। वह सबसे छोटा ग्रह कौन सा है,
तो बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, जबकि पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे। टोंगा द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, और मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में। ये थे कुछ हमारे पॉइंट जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जो प्रीवियस पॉइंट थे। अब चलते हैं चैप्टर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे मिस मत करना। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। देखिए, हमने जो पढ़ चुका है पहले, यहाँ पे दिया हुआ मैं बताती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर स्थित गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। वह समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उससे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए इस समय सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त हो पाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं क्या है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग को सूर्य से दूर होता है, वहाँ रात होता है। ग्लोब पर वह रेखा वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रदीप्ति वृत्त रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त रेखा कहते हैं। याद रखेंगे, ये पॉइंट भी मैंने मेंशन किया है कि ग्लोब पर वह वृत्त रेखा जो दिन और रात को विभाजित करती है, प्रदीप्ति वृत्त रेखा कहलाती है। ठीक है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, 3.2 में, ये हमारा 3.2, ये देखिए बीच से रेखा गई है जो आधा दिन और आधा रात को विभाजित कर रही है। अब देखते हैं नीचे क्या पॉइंट दे रखा है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी घूमती है। एक क्वेश्चन आता है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा होगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं हम परिक्रमण के बारे में क्या है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष यानी 365 दिन 4 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे का इस्तेमाल नहीं जोड़ते हैं। 1/4 यानी 6 चौक 24, 6 घंटे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इस फिगर को क्या है, देखिए 23 दिसंबर। 23 दिसंबर में क्या होता है, पहले यहाँ से ऊपर से देखते हैं। हमारा उत्तरी ध्रुव को देखिए, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। 21 मार्च में क्या है, 21 मार्च और 23 दिसंबर दोनों डेट को एक साथ देखेंगे। यहाँ पे बसंत ऋतु है, यहाँ भी बसंत ऋतु है, ये भी विषुवत वृत्त है, ये भी विषुवत वृत्त है, और यहाँ पे 21 मार्च है और यहाँ 23 सितंबर है। 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात बराबर होता है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। पृथ्वी की इस घटना को क्या कहते हैं, तो विषुव कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जूम करके बता रही हूँ, क्या लिखा हुआ है, विषुव, इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप देखते हैं आगे। उसके बाद देखिए 22 सितंबर 21 जून, इस डेट को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। दक्षिणी अयांत और उत्तरी अयांत, इसे तो हम लोग विषुव समझ गए। अब 22 सितंबर 21 जून को देखते हैं। 21 जून को पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसी पृथ्वी के इस घटना को उत्तरी अयानांत कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है ना, और दक्षिण में होती है 22 दिसंबर को, तो दक्षिणी अयानांत, याद रखेंगे। अब चलिए थोड़ा सा और देखते आगे हम लोग। ठीक है, क्या है, ये तो हमको पता है कि प्रत्येक 4 वर्ष में 6 घंटे मिलकर एक दिन बनता है, जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं, जिस ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा और दिया गया है कि उत्तरी अयानांत तो हम लोग पढ़ लिए, और दक्षिणी अयानांत पढ़ लिया, हमने विषुव भी पढ़ लिया, ये तो देख ही लिया। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें बृहस्पति वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकेगा, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं, जिसे हम लोग विषुव कहते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़, आई थिंक, मुझे लगता है कि इसमें कुछ और पॉइंट नहीं छूटा है। मैं एक बार और आप लोग को रिवाइज करा देती हूँ। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती है, जिसे घूर्णन और परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन घूर्णन कब होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, जिसे घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण कब होता है, सूर्य के प्रलयकार रास्ते पर, मतलब कहते हैं सूर्य के द्विवृत्ताकार रास्ते पर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही मौसम परिवर्तन की घटना होती है, याद रखेंगे। कैसे होती है मौसम परिवर्तन, तो परिक्रमण के कारण।
और दिन और रात कैसे होती है, तो घूर्णन के कारण। ठीक है, याद रखेंगे, ये दोनों चीज़ पूछा जाता है। ग्लोब पर वह वृत्त रेखा जो दिन और रात को विभाजित करती है प्रदीप्ति वृत्त रेखा कहलाती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात बराबर होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। पृथ्वी की इस घटना को विषुव कहा जाता है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। और 21 जून को पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है, तो पृथ्वी की इस घटना को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट इसमें कहीं मेंशन होगा, हम लोगों ने उतना इसे नहीं देखा क्या। हाँ, यहाँ देखिए दिया हुआ है, दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछ देता है। सीटेट को चाहिए ऐसे कैंडिडेट जो ऑलराउंडर हो, यानी कुछ ऐसे चीज़ को पूछे जो पॉइंट मिस भी हो तो वो उसे कैच करके उसका आंसर दे पाए। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन का ही परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, ऋतुओं में परिवर्तन कब होता है कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होती है उसी कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर 4, चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। और मैं कोशिश करूँगी चैप्टर 4 जो हमारा मानचित्र है और चैप्टर 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मैं इसको एक साथ कर दूं क्योंकि अब टाइम कम है। डेली आप लोग इसे रिवीजन करते जाए। एनसीईआरटी 60 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 20 मार्क्स पेडागोजी होता है और 40 मार्क्स आपका सिलेबस होता है। इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं नंबर स्कोर करने के, तो आप लोग इसे करो। मेरा प्रयास है कि मैं जल्द से जल्द आप लोग को सारे सिलेबस कंप्लीट करा दूं। डेली मैं वीडियो अपलोड कर देती हूं, आप इसे देख लेना, सेट बनाइए। जहां भी कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट आप हमसे पूछिए। आप क्वेश्चन पूछने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। एंड डेट निकल गई है तो अब थोड़ा सा भी कॉन्शियस हो जाओ। अनकॉन्शियस हो गए तो परेशानियां हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार नहीं आता है और एनपी जब लागू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी एग्जामिनेशन को क्रैक करना। इसलिए कम से कम 100+ मार्क्स आप लोग स्कोर करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।